कहां हमला करेंगे ये कोई नहीं जानता। खबर यह है कि अब पुतिन ज़ेलेंस्की को धराशायी करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। पहली बार कीव पर उस ड्रोन से हमला किया गया जो अब तक खार्किव और खिर्सों के फौजी अड्डों पर आग बरसा रहे थे, और अब कीव पर ईरान के ड्रोन से हमले शुरू हो चुके हैं। इससे ज़ेलेंस्की पर भी हमले का खतरा मंडरा रहा है। तो राजधानी कीव तक अब ड्रोन के हमले शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जिस तरीके से लगातार जारी है, उसमें से कई इलाकों पर पुतिन की सेना कब्जा कर चुकी है, लेकिन यूक्रेन की सेना ये कह रही है कि उन इलाकों को जल्द ही उनसे कब्जा मुक्त करवा लिया जाएगा। कीव में बहुत सीक्रेट बंकर है। उस सीक्रेट बंकर में ज़ेलेंस्की है और अब ज़ेलेंस्की पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पुतिन ने अब यूक्रेन की कैपिटल कीव को ऐसे हथियार से टारगेट करना शुरू कर दिया है कि जो सामने होगा वो खल्लास होगा। रूस ने कीव पर उन आत्मघाती ड्रोन से हमला करना शुरू कर दिया है जो उसने ईरान से लिए हैं, और ये ड्रोन अपना निशाना चूक जाएं, ये हो नहीं सकता। और अब इन ईरानी ड्रोन्स ने ज़ेलेंस्की को अपने टारगेट पर ले लिया है। बस सवाल है कि ज़ेलेंस्की के बंकर पर ड्रोन वाला हमला कब होगा। तो जवाब है, जब पुतिन चाहेंगे तब हमला होगा, और जरूर होगा। ज़ेलेंस्की के बंकर पर ईरान का ड्रोन पूरी ताकत से टूट पड़ेगा। सवाल है कि अगर ज़ेलेंस्की ईरान के सबसे घातक ड्रोन के टारगेट पर आए तो क्या वो डर जाएंगे या वो पुतिन को कड़ी टक्कर देंगे। ईरान के ड्रोन से पुतिन ने जो हमले शुरू किए हैं उसमें उन्हें कामयाबी मिली है। ज़ेलेंस्की के कई हथियार खत्म हो गए हैं और पुतिन अब यही ट्रेलर ज़ेलेंस्की के बंकर पर दिखाना चाहते हैं। Також я хочу відзначити воїнів наших повітряних сил, яким сьогодні вдалося збити 6 безпілотників іранського виробництва, які окупанти намагались використовувати проти наших міст. 3 безпілотники були збиті зенітниками 302-го зенітного ракетного Харківського полку, а ще 3 збили наші льотчики-винищувачі з 204-ї Севастопольської бригади тактичної. पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि ज़ेलेंस्की को मारने के लिए ईरान का ड्रोन निकल चुका है। अब बस पुतिन के ऑर्डर का इंतजार है। हर जगह ये रिपोर्ट छपी है कि पुतिन ने अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन से हमले शुरू कर दिए हैं। वो ईरान से लिए गए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कीव के सेंटर से 75 किलोमीटर दूर 6 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया गया, और खबर है कि इस हमले में शाहिद 136 ड्रोन ही इस्तेमाल किए गए हैं। जंग में पुतिन कहां हमला करेंगे ये कोई नहीं जानता। खबर यह है कि पुतिन ज़ेलेंस्की को धराशायी करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। पहली बार राजधानी कीव पर उस ड्रोन से हमला किया गया है जो अब तक खार्किव और खैरसोन के फौजी अड्डों पर आग बरसा रहे थे। अब कीव पर ईरान के ड्रोन से हमले शुरू हो चुके हैं। इससे ज़ेलेंस्की पर भी हमले का खतरा मंडरा रहा है। ईरान ने जो शाहिद 136 ड्रोन रूस को सप्लाई किए हैं, उनके धमाके देखिए। इन धमाकों से ज़ेलेंस्की को डर नहीं लगेगा, यह कहना ज्यादती होगी। इन धमाकों की गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। इन धमाकों का खौफ ज़ेलेंस्की के बंकर में सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि सब पूछ रहे हैं, क्या इन धमाकों का अगला टारगेट ज़ेलेंस्की का बंकर है। इन धमाकों का जिक्र व्हाइट हाउस में हो रहा है, पेंटागन में हो रहा है। अमेरिका की मीडिया इन धमाकों को लेकर शोर मचाने लगा है।
अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा है कि रूस ने ईरान से जो आत्मघाती ड्रोन लिए हैं, उसने यूक्रेन की सेना पर नया खतरा पैदा कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ज़ेलेंस्की के जवाबी हमले को रूस के ड्रोन यानी ईरान से खरीदे गए ड्रोन से कड़ी टक्कर लेनी पड़ रही है। फोर्ब्स की वेबसाइट पर तो यूक्रेन युद्ध में ईरान के ड्रोन वाले खतरे पर लंबी चौड़ी रिपोर्ट छापी गई है। Вы уже проиграли, потому что даже сейчас, на 224-й день полномасштабной войны, вам приходится объяснять своему обществу, зачем все это нужно. Это война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа. Когда люди чувствуют свою правоту и находятся на своей собственной земле, они сами все знают. Им не нужны навязчивые лекции по альтернативной истории и сеансы политинформации каждый день. ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास और खेरसॉन के आसपास रूस की फौज का पीछे हटना, इन दो बातों से पुतिन के गुस्से में इतना उबाल आया है कि वो अब ड्रोन की शक्ल में फूट रहा है। और ज़ेलेंस्की की फौज के लिए ये फिक्र की बात है कि आसमान से कब कौन सी आफत उन पर टूट पड़ेगी। ये ईरान का शाहिद 136 ड्रोन है और अब रूस ने इसको यूक्रेन के सबसे बड़े टारगेट पर हमले के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दरअसल ज़ेलेंस्की को अचानक मिली कामयाबी के पीछे अमेरिका से मिले हाइमर्स सिस्टम का बड़ा रोल रहा है। ज़ेलेंस्की अब अपनी मर्जी से जब चाहें किसी भी इलाके में रूस के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। इससे रूस का डिफेंस कमजोर हुआ है। ऐसे में पुतिन ज़ेलेंस्की के ऐसे हथियारों को ड्रोन से दबा कर रहे हैं, जिससे रूस की फौज भी खतरे में है। रूस शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन के हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर को टारगेट कर रहा है। रूस इन ड्रोन से यूक्रेन के बक एयर डिफेंस सिस्टम को घेर कर मार रहा है। रूस इन ड्रोन से यूक्रेन के हथियार गोदामों को निशाना बना रहा है। लेकिन अब इस ड्रोन के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव आ गई है। खार्कीव से पीछे हटे पुतिन ने अब सीधे ज़ेलेंस्की के बंकर पर हमले का मन बना लिया है। यही वजह है कि आप इन ड्रोन्स को इस वक्त ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा सिरदर्द कह सकते हैं, जिसका असर अमेरिका पर भी पड़ा है। क्योंकि ईरान के ड्रोन इस्तेमाल करके रूस उन हथियारों को टारगेट कर रहा है जो उसे अमेरिका और नाटो से मिले हैं। इनमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, यूक्रेन की बड़ी बड़ी तोप और बहुत ही खास और खतरनाक हाइमर्स जैसे मल्टी रॉकेट लॉन्चर हैं, जो ज़ेलेंस्की को बाइडेन बतौर तोहफा या कहीं युद्ध में लड़ने के लिए ऐसे हथियार हैं जो काफी गिड़गिड़ाने के बाद मिले हैं। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को जब हाइमर्स सिस्टम दिए तो उसे काउंटर करने के लिए पुतिन को ख्याल आया कि क्यों ना ईरान के ड्रोन इस्तेमाल किए जाएं। यही वजह है कि उनकी टीम ने जून और जुलाई में ईरान के ऐसे ही ड्रोन्स का जायजा लेने के लिए तेहरान और आसपास के कई मिलिट्री अड्डों का दौरा किया था। उन्होंने शाहिद 136 जैसे कई ड्रोन की लाइव ड्रिल देखी। पुतिन ने ईरान से जो ड्रोन खरीदे हैं उसका नाम शाहिद है। और जब से इस ड्रोन से हमले शुरू किए गए हैं, उससे ज़ेलेंस्की क्या जो बाइडेन डरने लगे हैं। कीव में जिस तरह से इस ईरानी ड्रोन से हमले होने लगे हैं, उससे ज़ेलेंस्की भी सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका के अखबारों में इस ड्रोन के खतरे की अब चर्चा होने लगी है। शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है, जो अकेले हमला नहीं करता बल्कि एक साथ कई ड्रोन्स लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है, जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। देखा जाए तो ईरान अब सीधे तौर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रूस को दी है। जब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है। ये इसका ओरिजिनल वीडियो है। ड्रोन जब ऐसे गिरता है तो बचने का कोई तरीका नहीं रहता। ये स्वार्म अटैक है, यानी एक साथ मधुमक्खियों की तरह हमला करते हैं। ये जहां टारगेट करते हैं वहीं हमला करते हैं। ऐसे ही हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है यूक्रेन। ईरान की ऐसे युद्ध में एक नई एंट्री है और उसके ड्रोन्स ने ईरान की ड्रोन पावर को पूरी दुनिया में पहचान दिला दी है। ईरान के ड्रोन मिलने से पुतिन को जबरदस्त फायदा हुआ है, जबकि ज़ेलेंस्की को अब बड़े नुकसान का खतरा समझ में आ गया है, क्योंकि अब वो संभावित टारगेट है।
अमेरिका से मिले जो हाइमर्स रॉकेट सिस्टम अभी तक पुतिन के युद्ध पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो शाहिद 136 का सबसे बड़ा शिकार माने जा रहे हैं। पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डॉनबास में उनकी फौज पीछे हटे। यही वजह है कि पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच ड्रोन पावर को लेकर बड़ा सीक्रेट समझौता हुआ और फिर ईरान के ड्रोन रूस पहुंचने लगे। अभी यूक्रेन को मिले हाइमर्स मल्टी रॉकेट सिस्टम 70 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक रूस के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस सिस्टम को ट्रैक करके फौरन खत्म करना आसान नहीं है। यही वजह है कि रूस अब ईरान से बड़ी तादाद में ड्रोन लेकर यूक्रेन के आसमान में एक ऐसा नेटवर्क कायम करना चाहता है जो हाइमर्स या यूक्रेन के किसी भी हथियार की सटीक पोजीशन रूस की कमांड पोस्ट तक पहुंचा दे और फिर रूस यूक्रेन के उस लोकेशन पर फौरन कार्रवाई करे। ऐसे में ईरान के ड्रोन का कीव तक पहुंचना बहुत फिक्र की बात है, क्योंकि पुतिन का एक हमला इस युद्ध को या तो खत्म कर देगा या तो विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। और रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि परमाणु बम का नया ठिकाना अब पोलैंड बन रहा है। ये बड़ी खबर है कि पोलैंड में पुतिन की धमकी के बाद हाहाकार मची हुई है। पोलैंड ने अमेरिका से परमाणु बम की डिमांड कर दी है। पोलैंड ने अमेरिका से एटम बम मांगा है क्योंकि पोलैंड को रूस से खतरा दिख रहा है। यानी पोलैंड अब परमाणु बम का नया ठिकाना बनने जा रहा है और पोलैंड यूक्रेन का मददगार भी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पोलैंड ने अमेरिका से एटम बम मांगा है, पोलैंड में एटम बम लगाने को कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिस तरीके से अब पोलैंड लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है और ऐसे में पोलैंड को खुद रूस से खतरा हो गया है। महत्वपूर्ण यही है कि पोलैंड यूक्रेन का मददगार रहा है, ऐसे में वो अमेरिका से एटम बम की मांग करता है तो इस युद्ध में और ज्यादा खतरनाक यूक्रेन साबित हो सकता है। बम, गोला, बारूद, मिसाइल, मौत, मातम, बर्बादी, तबाही, जीत, हार। 7 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध का हासिल क्या है? परमाणु हमले का खौफ। क्या ये अनहोनी यूक्रेन में होने वाली है? क्या रूस न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला दूसरा देश बनने वाला है? क्या यूक्रेन में पुतिन के परमाणु प्रहार से हाहाकार मचने वाला है? सवाल है, यूक्रेन का कौन सा शहर दूसरा हिरोशिमा बनने वाला है? क्या यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड दूसरा नागासाकी बनने वाला है? इन सवालों का मुकम्मल जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन यूक्रेन जंग में परमाणु धमाके के आशंका के काले बादल मंडरा रहे हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं? इसका आधार क्या है? और ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप विदेशी मीडिया की चंद हेडलाइन देख लीजिए। ये गार्डियन की हेडलाइन है। पुतिन की धमकियों की बढ़ती आशंकाओं के बीच पोलैंड ने अपने देश में अमेरिका के परमाणु हथियार लगाने का सुझाव दिया। ब्रिटेन के इंडिपेंडेंट की हेडलाइन है, पोलैंड का कहना है कि वो अमेरिका के परमाणु हथियारों की मेजबानी के लिए बातचीत कर रहा है। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा ने बयान दिया है कि हमने अमेरिका के नेताओं के साथ इस बारे में बात की है। क्या अमेरिका इस तरह की संभावना पर विचार कर रहा है? मुद्दा खुला है।
पोलैंड ने आशंका जताई है कि पुतिन यूक्रेन की सेना का सफाया करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलैंड पर पुतिन कितना खफा है, ये किसी से छिपा नहीं है। अगर परमाणु जंग छिड़ गई तो रूस की न्यूक्लियर मिसाइलों के पोलैंड की राजधानी वार्सा तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट का वक्त लगेगा। पोलैंड का डर जायज है क्योंकि पुतिन जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं, और अगर वो परमाणु बम से हमला करते हैं तो रेडिएशन की चपेट में नाटो के कई देश आ जाएंगे, जिसमें पोलैंड भी है। ऐसे में अपनी पुख्ता तैयारी में जुटा हुआ है पोलैंड और अमेरिका से अपने यहाँ परमाणु बम फिट करने को कह रहा है। यानी कि पुतिन की परमाणु धमकी को लेकर नाटो देश पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं। दुनिया में जिस परमाणु युद्ध की बातें हो रही हैं, पोलैंड जिस न्यूक्लियर वॉर का अंदेशा जता रहा है, वो सिर्फ ख्याली बातें नहीं, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। खुद व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी है कि हम झांसा नहीं देती, और ये बात हर कोई जानता है कि पुतिन जो ठान लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। ज़ैपोरिज़िया के रूस में विलय के बाद पुतिन को बैठे बिठाए एक ऐसा न्यूक्लियर हथियार मिल गया है जिसके बूते रूस यूक्रेन में ना बम चलेंगे, ना मिसाइल बरसेंगी, ना ही टैंक गरजेगा, ना फाइटर जेट बारूद बरसाएंगे, फिर भी आधे यूक्रेन में हाहाकार मच जाएगा। बिना एटम बम फटे ही यूक्रेन के पड़ोसी देशों में रेडिएशन फैल जाएगा। यूक्रेन के हाइड्रोमेटेरियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में ज़ैपोरिज़िया को लेकर बहुत बड़े परमाणु खतरे की स्टडी हुई है। रिसर्च का डेटा बहुत बड़ी वार्निंग देता है। संस्थान के डेटा के मुताबिक अगर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैलता है तो सबसे खराब हालात सेंट्रल यूक्रेन के होंगे। वहां विस्फोट से तत्काल कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा। विस्फोट के बाद प्लांट से रेडिएशन के बादल निकलने लगेंगे, लेकिन इंसान की आंखों से देखना संभव नहीं होगा। लेकिन प्लांट से निकले रेडिएशन वाले कण यूक्रेन की सीमा से बाहर निकलकर यूरोप में फैल जाएंगे। इसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा जैसे देश शामिल होंगे जहां रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। पोलैंड इस वजह से भी चिंतित है। यही वजह है कि वो अमेरिका से अपने देश में परमाणु हथियार लगाने की मांग कर रहा है। हालांकि पोलैंड और उसके कई पड़ोसी देश नेटो के सदस्य हैं। ऐसे में अगर यहाँ रेडिएशन फैला तो वो युद्ध रूस वर्सेस नेटो में भी बदल सकता है, जो यूक्रेन युद्ध के कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। और युद्ध अगर परमाणु युद्ध में बदल गया तो यूरोप में मौजूद अमेरिका के सभी न्यूक्लियर बेस पर एटमी सायरन बज जाएगा। अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली और तुर्की में 150 परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। इटली के एवियानो और घेड़ी हवाई अड्डों पर सबसे ज्यादा 70 परमाणु बम है। बेल्जियम में क्लेन ब्रोगेल एयर बेस पर 20 परमाणु बम तैनात है। जर्मनी में बुचेल एयर बेस पर भी अमेरिका ने अपने 20 परमाणु बम रखे हुए हैं। नीदरलैंड में वोल्केल एयर बेस पर 20 परमाणु बम और तुर्की के एयरस्लिक हवाई अड्डे पर 50 बम रखे हुए हैं। ये अमेरिका के ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिसे बाइडन अपनी न्यूक्लियर ब्रीफकेस का इस्तेमाल कर किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तो पोलैंड भी चाहता है कि उसके देश में अमेरिका अपना नया परमाणु अड्डा बनाए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हुए हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। आरपीजी हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और दिल्ली पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के मोहाली में हमला हुआ था। उसी मामले में जांच को जब आगे बढ़ाया गया तो ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पंजाब के मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हुए हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया है। आरपीजी हमले का मास्टरमाइंड जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ये बड़ी कामयाबी यहाँ पर दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है।
और महत्वपूर्ण यह है कि इसकी गिरफ्तारी मोहाली से हुई है, क्योंकि वहीं पर किस तरीके से देखिए पूरा अटैक किया गया था। ये मास्टरमाइंड आरपीजी हमले का गिरफ्तार हो चुका है। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आनंद, ये बड़ी गिरफ्तारी है जो आज पुलिस ने की है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पंजाब के मोहाली के पुलिस इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पे आरपीजी से अटैक किया गया था और उसके पूरे तार पाकिस्तान आईएसआई और खालिस्तान आतंकियों से जुड़े पाए गए थे, उस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है उसे एक बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक शख्स को दबोचा गया है स्पेशल सेल के द्वारा और बताया जा रहा है कि यह शख्स नाबालिग है, जो एक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है आरपीजी अटैक का। इसके पहले भी न्यूज 18 इंडिया ने 2 तस्वीरें चलाई थी जिसमें यूपी के रहने वाले 2 शख्स, जिसमें एक का नाम देव्यांशु था, एक दीपक था, और ये लोग जो हैं ये आरपीजी अटैक में मुख्य मास्टरमाइंड बताए जा रहे थे। लेकिन अब एक और बड़ी कार्रवाई जो है वो काउंटर इंटेलिजेंस की है। आज करीबन 1 से 1:30 बजे के बीच दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल कमिश्नर है स्पेशल सेल के, वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार पूर्वक इस पूरी घटना की जानकारी मीडिया को देंगे। बिल्कुल, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम सभी की नजरें भी टिकी हुई है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़े खुलासे अब हो सकते हैं। शुक्रिया आनंद तिवारी तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज से 3 दिन के नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सिक्किम में आज डेयरी उद्योग के विकास को लेकर ये बड़ा संबोधन उनका होना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री डेयरी उत्पादकों से मुलाकात करेंगे और डेयरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आज से उनका नॉर्थ ईस्ट का दौरा शुरू हो रहा है और पहला पड़ाव है सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट मिशन पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक नॉर्थ ईस्ट के ताबड़तोड़ दौरे पर रहने वाले हैं। डेयरी कॉन्फ्रेंस में आज उनको शामिल होना है। नॉर्थ ईस्ट को लेकर किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि आगे कार्यकर्ताओं के साथ भी वो बैठक करेंगे। नॉर्थ ईस्ट भी एक बड़ा टारगेट बीजेपी का। जम्मू कश्मीर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दूसरा सबसे बड़ा दौरा है, नॉर्थ ईस्ट का दौरा। आज शाम 4 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां कर ली हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए सिक्किम में किस तरीके से लोगों का हुजूम जो कि इंतजार करता हुआ अमित शाह का। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सिक्किम की गैंगटॉक की। सहकारी समिति से जुड़े हुए लोग, डेयरी उत्पादन से जुड़े हुए लोग भारत का झंडा लिए हुए आए हैं। डेयरी उत्पादन उद्योग किस तरीके से मजबूत हो, इसके अलावा सहकारी समिति से जुड़े किसान लोग किस तरीके से मजबूत हों, गृह मंत्री अमित शाह अपना मूल मंत्र यहाँ पर देंगे। पहली बार कमोवेश इस तरीके के जो फंक्शन में है, इस तरीके के सम्मेलन में हिस्सा ले रही है। मैडम, आप क्या काम करती हैं? हम बस्ती में काम करता है। क्या काम? अब वो घास काटनू। घास काटते हैं। सब। तो यहाँ क्या कह के आपको बुलाया गया है? हामीलाई बोला को दूध को यो बोला को। देखिए, ये महिलाएं हैं, ये पहाड़ी इलाकों में ऐसी महिलाएं अक्सर इनको हमें देखने को यहाँ पर इनका नज़ारा मिलता है। घास काटने वाली महिलाएं हैं, वो घास काट कर जो चारा है वो पशुओं को देती हैं। उसके बाद डेयरी उद्योग का पूरा संचालन होता है। किस मायने में आपको यह अलग एक्सपीरियंस दिख रहा है? देखिए, यहाँ सब इतना जो भी जुड़ा है ना, सब गाय पालने वाला, घास बनाने वाला, दूध बेचने वाला लोग ही समझते हैं। हम लोग भी वही गाय ही पालते हैं। मिल्क यूनियन को हम दूध बेचता है, इसलिए हम अमित शाह जी आ रहा है ना, उसको स्वागत के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार के एक और मंत्री विवादों के घेरे में आ गए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल ने हिंदू विरोधी बयान दिया है। बीजेपी की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो जारी कर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राजेंद्र पाल गौतम 10,000 लोगों के बीच शपथ ले रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं को ईश्वर न माने। इस वीडियो को जारी कर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यही वीडियो है जिसके आधार पर बीजेपी ये सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि हिंदू विरोधी बयान दिया गया है। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहने वाले शख्स ने ये बयान दिया है, जिसका ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। 10,000 लोगों के साथ ये शपथ ग्रहण की गई। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मंत्री का वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी ने
ने यह वीडियो वायरल किया है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करती है। दरअसल मंत्री का विवादित ऑडियो है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, लोगों के बीच में शपथ ली गई है और इसी वीडियो को लेकर के बीजेपी अब आम आदमी पार्टी को घेर रही है। तो दिल्ली सरकार में मंत्री अब किस तरीके से शपथ दिला रहे हैं, इस वीडियो में जो जारी किया गया बीजेपी की ओर से, और बीजेपी की ओर से ये वार किया गया है आम आदमी पार्टी पर कि राजेंद्र पाल गौतम किस तरीके से 10,000 लोगों को शपथ दिला रहे हैं, और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी के चंगुल में फंसती नजर आ रही है। दिल्ली बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कुछ कह रही है, जरा आपको सुनवा देते हैं। ताहिर हुसैन द्वारा निर्दोष हिंदुओं को मारा गया, आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई, वो भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा नेताओं के द्वारा जो प्रायोजित दंगा था उसके द्वारा किया गया। और जिस तरह से पुलवामा अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई भारत की तरफ से, उसको भी कटघरे में खड़ा करने का काम जिस मंशा से अरविंद केजरीवाल ने किया था, वो भी हमारे वीर सैनिकों के प्रति असम्मान की भावना दर्शाता है। अभी आपने देखा राम मंदिर के बारे में इन्होंने किस तरह बातें कही, हल्की बातें कही कि मंदिर नहीं, वहां तो कुछ और होना चाहिए, मंदिर बनाने की जरूरत क्या है। लगातार आम आदमी पार्टी जब से जन्म हुआ है तब से लगातार देश, हिंदू धर्म, देवी देवताओं के प्रति इनके नेता गलत टिप्पणियां दे रहे हैं, असम्मानजनक बातें कह रहे हैं। और ये तो हद ही हो गई कि अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल खास उनकी कैबिनेट के मंत्री कोई मामूली व्यक्ति नहीं, राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली की सरकार में अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में वो मंत्री हैं, और वो मंत्री 10,000 की भीड़ में ये कह रहे हैं कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान है, सर्वधर्म समभाव की भावना से यहां पर काम होता है, संविधान भी है। लेकिन बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी भी दूसरे धर्म के प्रति अपमान या असम्मान आपको करना है, और वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति जो सरकार में हो, वो यहाँ हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो असम्मान और अपमान जो उन्होंने किया है, ये बिल्कुल भी अक्षम्य है। अरविंद केजरीवाल अगर वास्तव में अपने आप को सेकुलर मानते हैं, अगर वो वास्तव में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, कभी कभी तो वो कहते हैं हम तो मंदिर जाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, ये कैसा ढोंग है अरविंद केजरीवाल जी। और अगर ये ढोंग नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर गौतम जी को बर्खास्त करिए, आप 24 घंटे के अंदर बर्खास्त करिए। हम तो कंप्लेंट देने जा रहे हैं उनके खिलाफ। इसलिए ऐसे व्यक्ति का मंत्रिमंडल में तो क्या आम आदमी पार्टी किसी भी ओहदे पर रहना का अधिकार नहीं, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। मेरी यही मांग है। ये बहुत गलत काम किया, अक्षम्य अपराध किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा आदेश गुप्ता को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बड़ा हमला बोला है और ये कहा है कि जिन मंत्री का ये वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है उनको तुरंत अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करना चाहिए। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने जो बातें कही हैं, अगर वो एक साथ कोई भी सुनेगा तो उसको पता चलेगा कि भोली भाली सूरत दिखाने के पीछे कितना क्रूर चेहरा छुपा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी का। अगर आप अभी भी अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आईडी अगर उठाएंगे तो उस पर लिखा हुआ है, जो मैं अक्षरशः आपको पढ़ना चाहता हूं, इस आदमी का कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है, कितना बड़ा दोगलापन है अरविंद केजरीवाल का। ये सिर्फ ट्वीट पे लिखे हुए उनके स्टेटमेंट से पता चलता है।
मैं अरविंद केजरीवाल का ट्विटर आईडी निकाल रखा हूं जिस पे लिखा है, सब इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी धर्म या जाति के हों। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी धर्म और जाति के लोग, भाईचारा और मोहब्बत हो उनमें, न कि नफरत और बैर हो। ये तो हो गया दिखाने वाला चेहरा। आप सब भी इसको खोल सकते हैं। आप अरविंद केजरीवाल का जो ट्विटर आईडी है, ये शब्द उस धूर्त व्यक्ति के लिखे हुए हैं जो कई घटनाओं से अपनी धूर्तता। तो एक तरफ बीजेपी लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है, तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजेंद्र पाल गौतम के इस वीडियो से नाराज दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल जो वीडियो ट्वीट की गई है बीजेपी की ओर से राजेंद्र पाल गौतम की, अब उसको लेकर केजरीवाल ने भी नाराजगी जाहिर कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अरविंद केजरीवाल की नाराजगी सामने आई है, ये सूत्र बता रहे हैं, और लगातार बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया है।